हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट RAS प्री 2023 बैच चल रहा है, तो इस बैच के अंदर हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मानव रोग। तो मानव रोग से जितने भी आपके RAS के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चनों को आज हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो सभी ने अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का जनक कौन है? तो मतलब हमें किसका नाम बताना है? रोग जनक का नाम बताना है। तो डेंगू का रोग जनक कौन है? ये है आपका मच्छर। तो डेंगू का रोग जनक कौन है? मच्छर। देखो, रोग जनक और वाहक एक ही बात है। यदि आपसे पूछा जाए कि डेंगू रोग का वाहक कौन है, तो कौन होगा? मच्छर। डेंगू रोग का वाहक कौन होगा? मच्छर। रोग जनक या वाहक किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो रोग को लेके आ रहा है। अब देखो, जो डेंगू है ये फैलता किससे है? ये आपको फैलता है किससे? विषाणु से। फैलता किससे है? विषाणु से, वायरस से। और रोग जनक का मतलब क्या है? रोग जनक का मतलब है जो लेके आ रहा है। तो लेके कौन आ रहा है? मच्छर लेके आ रहा है। और मच्छर का नाम क्या है? जो वाहक होता है, जो रोग जनक होता है, वो मच्छर हमारे अंदर वायरस को एंटर कर देता है। जैसे ही आपको मच्छर आके काटेगा तो जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर छोड़ जाएगा, और वो वायरस आपके ब्लड से होता हुआ पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, जिससे आपको क्या हो सकता है? डेंगू रोग हो सकता है। अब ये जो मच्छर है, इस मच्छर का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मच्छर है। ये मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टाई। क्या नाम है? एडिस एजिप्टाई। तो मादा, ये मच्छर कौन सा था? मादा। तो खून कौन चूसती है? खून चूसती है मादाएं। तो ऐसे याद रखो कि ये जो मच्छर है एडिस एजिप्टाई, ये क्या आपका मादा है। मादा एडिस एजिप्टाई से क्या होता है? आपको डेंगू है वो फैलता है, और ये मच्छर है ये क्या आपका वाहक है। इसके अलावा देखो, डेंगू के बारे में और भी आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, जो डेंगू है, डेंगू में क्या होता है? ये वायरस से फैलता है। हमें ये याद रखना है। तो किससे फैलता है? डेंगू वायरस से फैलता है। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो इसमें जो वायरस होता है, विषाणु होता है। विषाणु किस विषाणु का या किस वायरस का संक्रमण होता है? तो वो विषाणु का नाम है फ्लेवी वायरस। क्या नाम है? फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस विषाणु का नाम क्या है? फ्लेवी वायरस। अब देखो क्या होता है कि जो ये एडिस मच्छर है, जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, अब जैसे मान लो कि मैं संक्रमित हो गया हूं, मेरे को काट के गया है। काटने के बाद अब वही मच्छर यदि अस्वस्थ दूसरे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, तो वो जो क्या है कि वायरस को आगे फैला देगा। देखना, अब जब कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस कैसे फैला? टच होने से फैला था। अब जो ये आपका डेंगू है, ये भी क्या है कि आपका वायरस है। तो वायरस है, जैसे जो मच्छर है, मच्छर के अंदर वो वायरस एंटर हो गया क्योंकि उसने असंक्रमित व्यक्ति के अंदर काट लिया। तो वो जो स्वस्थ मनुष्य को भी काटेगा तो उसके अंदर वो वायरस क्या करेगा? वायरस एंटर करता जाएगा। तो उससे क्या होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति भी किससे? डेंगू से संक्रमित हो सकता है। अब जो डेंगू का जो ज्वर होता है, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो डेंगू ज्वर है वो कितने प्रकार का होता है? ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। डेंगू ज्वर कितने प्रकार का होता है? ये होता है आपका 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो आपका है डेंगू ज्वर, और एक होता है रक्तस्राव जनक डेंगू ज्वर। एक तो आ गया आपका डेंगू ज्वर, और दूसरा आ गया आपका रक्तस्राव डेंगू ज्वर। अब देखो, नाम से हमें पता लग रहा है। नाम से क्या पता लग रहा है? देखो, जो रक्तस्राव डेंगू ज्वर है, रक्त अपने को बोलते हैं, खून को बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? रक्तस्राव जो डेंगू ज्वर है, इसमें क्या है कि जैसे नाक मुंह में से क्या है कि आंतरिक अंगों में से आपका क्या होने लगता है? ब्लड आने लगता है। तो इसमें तो क्या होगा? रक्तस्राव होगा, जैसे नाक मुंह और आंतरिक अंगों से क्या आता है? खून आने लगता है। उसके साथ साथ में पेट में क्या होता है? लगातार तेज दर्द होता है। त्वचा पे क्या हो जाते हैं? चकत्ते हो जाते हैं। और जो हमारी जो त्वचा है वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। और इसमें हमें क्या है? बार बार प्यास लगती है। और मुंह का बार बार सूखना, वो किस में होता है आपका? ये सभी कंडीशंस किस में होती हैं? ये सभी की सभी कंडीशन होती हैं रक्तस्राव डेंगू ज्वर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर के अंदर क्या होता है? डेंगू ज्वर के अंदर आपका
तेज सिर दर्द होगा। क्या होता है आपका? तेज सिर दर्द, तेज सिर दर्द होगा। उसके अलावा आंखों के जो पीछे दर्द होगा और आंखों की गति के साथ साथ और अधिक जो आंखें हैं उनमें जलन होगी और इसके अलावा आपको उल्टी भी आ सकती है। तो ये सभी के सभी आपके लक्षण हैं डेंगू ज्वर के। तो आपको इसमें ये सब बातें याद रखनी है ताकि आपका एग्जाम में डेंगू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका सही हो जाए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काला जार किससे संचारित होता है? तो काला जार रोग है, हमें बताना है कि इसका वाहक कौन होता है। संचारित का मतलब क्या हो गया? संचारित का मतलब हो गया वाहक। अब डेंगू का वाहक कौन था? डेंगू का वाहक मच्छर था। अब इसका वाहक क्या है? इसका वाहक है आपका सिकता मच्छी। कौन? सिकता मक्खी। कौन है आपका इसका वाहक? सिकता मक्खी। तो याद रखना है कि कालाजार जो रोग है इसका वाहक कौन है? सिकता मक्खी। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को अपने बोल देते हैं बालू मक्खी। क्या बोलते हैं? बालू मक्खी। सिकता मक्खी को ही अपने क्या बोलते हैं? बालू मक्खी। तो जो कालाजार रोग है ये किससे फैलता है आपको? ये फैलता है, इसका वाहक क्या है? बालू मक्खी है। और इसके जो परजीवी का नाम क्या है? इसके परजीवी का नाम है लिशमानिया डोनावेली। क्या नाम है? लिशमानिया डोनावेली। ये तो क्या हो गया इसके परजीवी का नाम। और ये परजीवी को लेके कौन आती है? ये बालू मक्खी। तो बालू मक्खी है वो क्या है? कालाजार रोग का क्या है? वाहक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम है, उसके परजीवी का वाहक बताना है कि प्लाज्मोडियम है जो वो किससे फैलता है और कौन लेके आता है इसको? तो इसको लेके आता है मच्छर। कौन लेके आता है प्लाज्मोडियम को? मच्छर। तो अब देखो ये बातें आपको याद रखनी है। मैंने पहले पढ़ाया था आपको डेंगू के बारे में। तो डेंगू किससे फैलता है? डेंगू भी आपका मच्छर से फैलता है और मच्छर क्या है? इसका वाहक है। और इसका जो परजीवी है, परजीवी का नाम क्या है इसके? इसका जो मतलब वायरस है, वायरस का नाम क्या है? वायरस का जो नाम है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि वायरस का नाम क्या है? फ्लैपी वायरस। क्या नाम है? फ्लैपी वायरस। डेंगू का जो वायरस है उसका नाम है फ्लैपी वायरस। और आपको अब याद रखना है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, उसका वाहक कौन है? उसका वाहक है मच्छर। अब जो मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। और डेंगू किससे फैलता है? वायरस से। तो ये बात आपको याद रखनी है। डेंगू किससे फैलता है? वायरस से। और मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। और मलेरिया के लिए जो मच्छर है वाहक क्या है? मच्छर। और मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज। क्या नाम है? मादा एनाफ्लीज। और जो डेंगू का मच्छर है इसका नाम क्या है? मादा एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई। तो देखो इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करके पढ़ना। इन दोनों में डिफरेंस है। डेंगू किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से। और इसका वाहक कौन है? मच्छर। और डेंगू का भी वाहक कौन है? मच्छर। और मच्छर लेके आता है। और डेंगू का जो वायरस है, वायरस का क्या नाम है? फ्लैपी वायरस। क्या नाम है? फ्लैपी वायरस। ठीक है। और ये मच्छर कौन सा लेके आता है? ये लेके आता है एडिस एजिप्टाई। और प्लाज्मोडियम जो मलेरिया में लेके आता है वो कौन सा मच्छर? आपका मादा एनाफ्लीज। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन। कुनैन है जो वो किसमें उपचार में काम आती है? वो आपके मलेरिया के उपचार में काम आती है। कुनैन किसके उपचार में आती है? मलेरिया के उपचार में काम आती है। तो ये जो औषधि है ये किससे प्राप्त की जाती है? तो हमें बताना है कि ये जो कुनैन औषधि है किससे प्राप्त की जाती है? यह आपकी प्राप्त की जाती है आवर्त बीजी पादपों से। किससे प्राप्त की जाती है? आवर्त बीजी पादपों से। ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया के बचाव के लिए हम घरों में किसका छिड़काव करते हैं? डीडीटी का। किसका? डीडीटी का। डीडीटी। तो डीडीटी का आपको पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये पूरा नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है। जब देखो कुनैन से क्या होता है, कुनैन है वो मलेरिया के उपचार के लिए यूज की जाती है, और वो किससे मिलती है, हमें आवर्तबीजी पादपों से मिलती है। और मलेरिया के बचाव के लिए हम किसका छिड़काव करते हैं, डीडीटी का। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। और जो मलेरिया है, मलेरिया के रोग में क्या होता है, आपको ठंड लगती है, ठंड के साथ तेज बुखार आता है, और इसके साथ साथ क्या आता है, पसीना भी आता है। और जो मलेरिया के लिए कुनैन की छाल या फिर सिनकोना की छाल है, इसको यूज में लिया जाता है। और इसके अलावा जो मलेरिया है, मलेरिया के मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए आपकी एक फिश है जिसका नाम है गैम्बूजिया फिश। क्या नाम है, गैम्बूजिया। इसको भी याद रखना, गैम्बूजिया जो फिश है ये भी किस पे कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है आपके मलेरिया के मच्छर को मारने में सहायक है। तो ये मच्छरों को कौन नियंत्रित करती है, गैम्बूजिया फिश। तो याद रखना फिश का नाम क्या है, गैम्बूजिया। और सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है कुनैन। कुनैन किससे प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो हमें सभी में से बताना है कि सुमेलित कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हमारा है एस्कारिक लिब्रिकोइडिस, ये किससे फैलता है, विषाणु से। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत है। उसके अलावा सुले साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफाइड का है ये माइकोप्लाज्मा से नहीं फैलता। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये किससे फैलता है, आपका प्रोटोजोआ से। एंट अमीबा हिस्टोलिका ये आपका सुमेलित है, किससे फैलता है, आपका प्रोटोजोआ से। तो देखो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, एंट अमीबा बाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंट अमीबा बाइसिस। और ये क्या है कि ये क्या करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये क्या आपका एक प्रोटोजोआ है, और जो क्या करता है परजीवी के रूप में अपने परजीवी के अंदर क्या करता है, ये पेचिस की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, परजीवी लेके आता है, परजीवी बॉडी के अंदर छोड़ देता है, इससे क्या होती है, किसकी बीमारी होती है, पेचिस की। और पेचिस में क्या होता है आपका, पेचिस में क्या होंगे, दस्त आएंगे या फिर उल्टी होगी। ज्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, हगटन हो जाएगा। और ज्यादा पी लोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा पी लोगे तो आप बाहर निकाल दोगे तो तब आपकी उल्टी हो जाएगी। और ज्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएंगे, हगटन हो जाएगा या फिर दस्त हो जाएगा। तो पेचिस में क्या होता है, और ये किससे फैलता है, ये आपका प्रदूषित जल पीने से, किससे, प्रदूषित जल से फैलता है। किससे फैलता है, प्रदूषित जल से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है। तो जो श्वेत फुफ्फुस कैंसर है इसका मूल कारण है एस्बेस्टोस। क्या है, एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस से आपका जो है श्वेत फुफ्फुस ये फैलता है। अब देखो जो एस्बेस्टोस है इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये जो बीमारी है ये क्या करती है, असामान्य कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विभाजित कर देती है। ये क्या कर देती है, जो आपकी शरीर की सेल हैं उनको क्या कर देती है, उनको क्या कर देती है, असामान्य कोशिकाएं हैं इसको अनियंत्रित रूप से विभाजित कर देती है। सेल को क्या कर देती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित कर देती है। सेल यानी कि कोशिकाओं को क्या कर देती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित कर देती है। और शरीर के अंदर क्या करती है, शरीर के अंदर जाकर के अपने जो उत्तक हैं उत्तकों को क्या कर देती है, उत्तकों को नष्ट कर देती है, उत्तकों को नष्ट कर देती है। इससे क्या होता है, इससे कई प्रकारों के जैसे स्तन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये सब की सब बीमारियां फैल जाती है। जैसे फेफड़ों का कैंसर हो गया और रक्त का कैंसर हो गया, ये आदि इसके द्वारा प्रमुख हैं। और जो साथ में आपको याद रखना है इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखो मैं लिखा देता हूं कुछ कुछ बीमारियां जो इसके अलावा देखो स्तन कैंसर, स्तन कैंसर के अलावा त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर। तो देखो जो ये कैंसर है, कैंसर के लिए क्या की जाती है, आपकी कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए। कीमो
कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो देखो साथ ही साथ आपको याद रखना है जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो आपकी धातु है ये किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है। और ये धातु किसके लिए काम आती है? कैंसर के उपचार के लिए काम आती है। कैंसर के उपचार में काम आने वाली धातु कौन सी है? वो है आपकी कोबाल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो देखो कौन सा कारक है? कारक का नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। क्या नाम है? जापानी इंसेफेलाइटिस। ये जो कारक है और ये क्या करता है? मनुष्य के किस जो हिस्से को संक्रमित करता है? तो वो ये करता है किसको? मस्तिष्क को। किसको करता है? मस्तिष्क को। अब ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये क्या है कि वायरल रोग है। कैसा रोग है? वायरल। कैसा रोग है आपका? वायरल रोग है, या फिर आप बोल सकते हो विषाणु जनित रोग है। ये क्या करता है? ये जो पशुओं और मनुष्यों को क्या करता है? संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? पशुओं और मनुष्य को। पशुओं और मनुष्यों को क्या कर देता है? ये संक्रमित कर देता है। और इसका जो वाहक है, इसका वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। इसका वाहक कौन होता है? मच्छर। वाहक क्या है? मच्छर। और उस मच्छर का नाम क्या है? मच्छर का नाम भी आपको याद रखना है, क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है? क्यूलेक्स मच्छर। इसके अलावा मैंने आपको 2 मच्छर और पढ़ाए थे। डेंगू के लिए जो मच्छर था उसका नाम था एडिस एजिप्टाई, और मलेरिया के लिए जो मच्छर था उसका नाम था मादा एनाफ्लीज। और अब बात आ रही है किसकी? जापानी इंसेफेलाइटिस की। और ये भी किससे फैलता है? इसका भी वाहक कौन है? इसका वाहक भी मच्छर है। और मच्छर का नाम क्या है? कुलेक्स। मच्छर का नाम क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। और ये जो जापानी इंसेफेलाइटिस है ये किससे होता है? फ्लेवी वायरस से होता है। किससे? वही वायरस। कौन सा वायरस? फ्लेवी वायरस। किससे फैलता है ये? फ्लेवी वायरस। जापानी इंसेफेलाइटिस किससे फैलता है? फ्लेवी वायरस। इसके अलावा मैंने डेंगू भी पढ़ाया था, तो डेंगू भी किससे फैल रहा था आपका? फ्लेवी वायरस से फैल रहा था। और ये जो फ्लेवी वायरस है ये क्या करती है? ये क्या करता है? मस्तिष्क के आसपास की झिल्ली को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। ये क्या कर देता है? मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियों को प्रभावित करता है। तो हमारा क्या क्वेश्चन था? किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये किस हिस्से को करता है? मस्तिष्क के हिस्से को संक्रमित करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस रोग के बारे में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो हमें क्या बताना है कि जो आपका पानी है वाटर से नहीं फैलता उसका बताना है। तो देखो जो हैजा है, टाइफाइड है, ये सभी के सभी किससे फैलते हैं? दोनों के दोनों किससे फैलते हैं? दूषित पानी पीने से। किससे? दूषित जल से। उसके बाद आ गया आपका हेपेटाइटिस। ये किससे फैलता है? ये आपका प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता। तो यही हमें बताना था कौन सा पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता। तो ये जो हेपेटाइटिस बी है ये पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता। और जो ये हेपेटाइटिस बी है ये किसका रोग है? ये आपका यकृत का रोग है। किसका? यकृत को ही हम क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत का ही रोग है। यकृत को ही हम क्या बोलते हैं? लीवर। अब लीवर के बारे में जो आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रख लो। महत्वपूर्ण बातें क्या है? सबसे पहले लीवर क्या है? लीवर क्या है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके अलावा जो लीवर है ये क्या? हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। रसायन प्रयोगशाला। अब देखो
इसको हम रसायन प्रयोगशाला क्यों बोलते हैं? जैसे कई बार व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है किससे? जहर पीने से। किससे? जहर पीने से या फिर अल्कोहल पीने से। अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? शराब। तो अल्कोहल पीने से या शराब पीने से हो जाती है। तो उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? उसका पता लगाने के लिए मनुष्य के लीवर को अलग से बाहर निकाल लिया जाता है। अब लीवर के अंदर आपको क्या मिल जाता है? लीवर के अंदर आपको पता लग जाएगा, उसके लीवर से हमें पता लग जाएगा कि उसकी मौत किससे हुई है? अल्कोहल से हुई है या जहर से हुई है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए लीवर को बोलते हैं रसायन प्रयोगशाला। हमारे शरीर की क्या है? रसायन प्रयोगशाला। और हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस बोलते हैं अपने लीवर में सूजन आना। किसको बोलते हैं? लीवर में यदि सूजन आएगी तो उसको अपने क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। अब जो आपका हेपेटाइटिस बी है, इसमें क्या होता है? इसमें जो वायरस होता है वो क्या होता है? यकृत के पित्त वर्णक के अंदर चला जाता है। यकृत के पित्त वर्णक के अंदर चला जाता है। अब उस कोशिकाओं में जाकर के क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उस कोशिकाओं में जाकर के पित्त वर्णक का क्या कर देता है? उत्सर्जन कर देता है। अब ये जो पित्त वर्णक है ये शिरा के माध्यम से कहां पे प्रवेश कर देता है? पित्त, जो आपका पित्त वर्णक है या बाइल पिगमेंट है, पित्त वर्णक। पित्त वर्णक क्या होता है? ये जो पित्त वर्णक है ये हमारा शिराओं के माध्यम से किस में प्रवेश कर देता है? शिराओं के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर लेता है। शिराओं के माध्यम से किस में प्रवेश कर देता है? रक्त में प्रवेश कर देता है। और ये अब इसमें क्या होगा? रक्त के अंदर प्रवेश करेगा तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। और जो पित्त की मात्रा यदि रक्त में बढ़ जाएगी तो जो आपका पेशाब है, पेशाब भी कैसा आएगा आपको? पेशाब भी कैसा आएगा? पीला। पेशाब भी कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और जब हेपेटाइटिस बी होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लीवर है, लीवर के अंदर सूजन आ जाएगी। सूजन के साथ साथ क्या होगी? सूजन के साथ साथ जलन होगी। सूजन होगी और साथ साथ में क्या होगी? जलन होगी। और उल्टी भी आ सकती है। और इसमें क्या होता है? पीलिया भी हो जाता है। इसमें क्या होता है? पीलिया हो जाता है। और ये बहुत खतरनाक है। और यदि ज्यादा अमाउंट में होने पर इसमें क्या होता है? व्यक्ति की क्या होती है? मौत भी हो जाती है। और इसमें ये ज्यादा टाइम तक रहे तो लीवर का कैंसर भी होता है। किसका कैंसर? लीवर का कैंसर। तो ये सभी की सभी बातें आपको याद रखनी है हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है लीवर में सूजन। तो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? इसमें हमने सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, सबसे पहले हमें धोबी इंच को सुमेलित करेंगे। तो धोबी इंच है जो, ये किससे फैलता है? ये फैलता है आपका कवक से। किससे फैलता है? कवक से। तो देखो कवक से फैलने वाले रोग है उनको हम सभी को कर लेते हैं। कवक, देखो कवक किसको बोलते हैं? कवक किसको बोलते हैं? जैसे आप देखोगे कि हम ब्रेड को अपने खुला छोड़ देते हैं, ब्रेड को अपने छोड़ देते हैं। ये ब्रेड आपका काफी टाइम तक पड़ा रहेगा, काफी टाइम तक पड़ा रहेगा। तो देखोगे आपके इसके अंदर ना ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाएगा कुछ। और ये क्या है कि ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाएगा। और कुछ टाइम के बाद जो आपकी ब्रेड है, जैसे मान लो कि आपने 10-15 दिनों बाद देखा तो ब्रेड है जो अपने आप ही आपकी डिकम्पोज हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये किसके कारण हुई? कवक के कारण खत्म हुई। तो अब आप कवक का मतलब समझ गए होंगे। अब जो ये कवक हैं, तो कवक से होने वाले रोग आपसे पूछ लेता है कि कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो कवक से होने वाले रोगों के लिए आपकी एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो दामाद है, दामाद चाहे गंजा है चाहे उसके बाल हैं, तो वो क्या, उसका तो हमें सेवा तो करनी पड़ेगी, इसको फ्रूट तो खिलाने पड़ेंगे। तो ये हमारी ट्रिक बन गई किसकी? कवक से होने वाले रोग। गंजा से आपका क्या हो जाएगा? गंजापन। गंजा से क्या हो गया? गंजापन। दमा से क्या हो गया? अस्थमा। दय से क्या हो गया? दाद खुजली। दमा दाद खुजली। और फुट से क्या हो गया? एथलीट फुट। फुट से क्या हो गया? एथलीट फुट। और इसके अलावा एक आपका कौन सा होगा? धोबी इंच। धोबी इंच भी किससे फैलता है? कवक से फैलता है। तो ये सभी के सभी रोग किससे होने वाले हैं? ये सभी के सभी रोग होने वाले हैं कवक से। कौन कौन से? गंजापन, अस्थमा, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फुट। ये सभी के सभी किससे होते हैं? कवक से होते हैं। तो कवक से होने वाले रोग
ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित अंग क्या होता है इसमें? प्रभावित अंग वो होगा आपका त्वचा। क्या होगा? त्वचा। और ये कैसे रोग हैं? ये जो आपके रोग हैं ये हैं संक्रामित रोग। कैसे रोग हैं? संक्रामित रोग। संक्रामित रोग कौन से होते हैं? जो टच करने पे फैल जाते हैं, जो क्या है? छूने पे फैलेंगे। छूने पे फैलने वाले रोगों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं संक्रामित रोग। छूने से फैलने वाले, किससे? छूने से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामित रोग। उसके बाद आपका आ गया मलेरिया। तो मलेरिया का मैंने आपको बताया था, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया आपका फैलता है प्रोटोजुआ से। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजुआ से। मलेरिया आपका फैलता है प्रोटोजुआ से। और प्रोटोजुआ लेके कौन आता है? वाहक है मच्छर। और मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और जो डेंगू है, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है आपका विषाणु से। डेंगू किससे फैलता है? विषाणु से। और उस विषाणु का नाम क्या है? वो जो विषाणु है वो है आपका फ्लैपी वायरस। कौन सा विषाणु है? फ्लैपी वायरस। और उसको भी कौन लेके आता है? उसका भी वाहक कौन है? मच्छर है। और मच्छर का नाम क्या है? एडिस एजिप्टाई। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सारी बातें बता दी है। अब हम चलते हैं किस पे? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किससे फैलता है? न्यूमोनिया जो है वो आपका फैलता है जीवाणु से। न्यूमोनिया किससे फैलता है? जीवाणु से। तो याद रखना, न्यूमोनिया जो फैलता है वो फैलता है जीवाणु से। उसके बाद आपका आ गया मम्पस। क्या है? मम्पस। मम्पस किससे फैलता है? विषाणु से। तो ये आपने मैंने सभी के सभी मिला दिए हैं। अब इसके अलावा देख लेते हैं हम जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैं, इसके लिए याद रखना आपको पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। कौन सी बेटी? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं जीवाणु। ये क्या हो गया? तो आपको पूरी ट्रिक याद रखनी है। यदि आप बैक्टीरिया भूल गए तो आपको पता नहीं लगेगा किसकी ट्रिक है ये। तो बैक्टीरिया माने क्या होता है? जीवाणु। तो जीवाणु के होने वाले रोग कौन से हो गए? देखो, पै से आपका क्या हो गया? पै से हो गया आपका प्लेग। पै से क्या हो गया? प्लेग। डी से क्या हो गया आपका? डिप्थीरिया। डी से क्या हो गया आपका? डिप्थीरिया। तै से क्या हो गया आपका? तपेदिक। तै से क्या हो गया? तपेदिक। और तपेदिक को ही हम क्या बोलते हैं? तपेदिक को ही हम टीबी बोलते हैं। तपेदिक को ही क्या बोलते हैं? टीबी। टी से क्या आ गया आपका? टिटेनस। टिटेनस। और कै से क्या आ गया आपका? काली खांसी। कै से क्या आ गया? काली खांसी। और न्यू से क्या आ गया आपका? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। और यही हमें क्वेश्चन में मिलान भी करना था। तो न्यूमोनिया किससे फैलता है? जीवाणु से। है से क्या आ जाएगा? हैजा। हैजा। हैजा किससे फैलता है? दूषित पीने से या दूषित खाने से। तो ये सभी के सभी रोग किससे हैं? जीवाणु से होने वाले। यदि आपको रोगों के बारे में डिस्क्राइब में पढ़ना है तो आप जो हमारी जूनियर अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप रोगों को पढ़ सकते हो। तो रोग मैंने आपको एक वीडियो में अलग से करवा रखे हैं सारे के सारे। तो देखो, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया निम्नलिखित जीव की आवश्यकता होती थी। तो हमें बताना है कि जो प्राचीन काल के अंदर जो आपका दही जमाने की जो प्रक्रिया रहती थी उसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? एक जीव की जरूरत पड़ती थी। तो उस जीव का हमें क्या बताना है? उस जीव का हमें बताना है कि वो जीव क्या था। तो देखो, कोई भी जीव है तो जीव को क्या बोलते हैं? जिसमें भी जीवन होगा वो क्या होगा? हमारा लिविंग को क्या बोलेंगे? देखो, एक तो होता है सजीव। बात सुनो पहले। एक तो होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव की आप पहचान कैसे कर पाओगे? अब मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? संजीव है। तो मनुष्य क्या है? संजीव है। जैसे टेबल कुर्सी होगी, ये आपके क्या होगी? निर्जीव। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी होगी, क्या हो गया? निर्जीव। मनुष्य क्या हो गया? आपका सजीव।
तो मनुष्य में और टेबल कुर्सी में आप फर्क दे सकते हो। तो वही क्या आपके डिफरेंस किस में है, सजीव में और निर्जीव में। सजीव क्या करते हैं, सजीव सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। और निर्जीव क्या सांस नहीं ले सकते। सजीव क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, और निर्जीव चल नहीं सकते। तो ये जो आपके मेन डिफरेंस तो यही है, सजीव क्या ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और सजीव क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, खुद में क्या कर सकते हैं, वृद्धि विकास कर सकते हैं। सजीव क्या कर सकते हैं, वृद्धि और विकास कर सकते हैं, दिन ब दिन क्या होंगे, बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। और जो निर्जीव है ये वृद्धि और विकास नहीं कर सकते। अब देखो, दही को जमाने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था वो जीव के द्वारा किया जाता था। कोई भी जीव होगा तो जीव क्या होता है, संजीव होता है। तो जीव क्या होगा, आपका जीवाणु। जीव क्या होगा, आपका जीवाणु। तो दही को जमाने के लिए एक जीवाणु का उपयोग होता है। वो जीवाणु कौन सा होता है, दही में एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब मैं यदि पूछूं कि दूध को दही में परिवर्तन कौन करता है, कौन सा जीवाणु करता है, वो करता है आपका लैक्टोबैसिलस। मैंने क्लास में पूछा कि दूध को दही में कौन परिवर्तन करता है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये जामुन करती है, जामुन। तो याद रखना, जामुन नहीं करती है, ये क्या करती है, जीवाणु करता है। कौन सा जीवाणु करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व या वैश्विक बीमारी H5N1 एनोफ्लुएंजा। देखो, जो H5N1 है ये क्या वायरस का नाम है, क्या है ये वायरस। H5N1 क्या है, वायरस है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनोफ्लुएंजा वायरस। H5N1 वायरस है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी का अन्य नाम है एनोफ्लुएंजा वायरस। क्या है, एनफ्लुएंजा वायरस। अब हमें बताना है कि जो एनफ्लुएंजा वायरस है ये किस में फैलता है। एनफ्लुएंजा किसको कहते हैं, अपने बर्ड फ्लू को। किसको बोलते हैं, बर्ड फ्लू को। तो बर्ड फ्लू किस में होता है, ये होता है पक्षियों के अंदर। और जो क्या करते हैं, जो उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनुष्य को सरलता से संक्रमित कर सकता है। अब देखो, जो ब्लड फ्लू है ये ब्लड फ्लू पक्षियों से किस में भी फैल सकता है, मनुष्यों के अंदर भी फैल सकता है। और इस महामारी का नाम क्या है, H5N1 वायरस का नाम है, और एनोफ्लुएंजा ही इसको अपने बोल सकते हैं। ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2010 का जो आरएस का जो प्रीवियस पेपर था 2010 का, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, जो वैश्विक महामारी है H5N1 एनोफ्लुएंजा किसको बोलते हैं, अपने बोलते हैं बर्ड फ्लू को। देखो, बकरी फ्लू कभी आपने सुना है क्या, घोड़ा फ्लू सुना है, गाय फ्लू सुना है क्या, ये तीनों के तीनों तो आपके बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया। आप तो ऑप्शन से ही कर जाओगे ये क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू को बोलते हैं एनोफ्लुएंजा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में निम्नलिखित में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो हमें किसके बारे में जानना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखो, बेबी है, बेबी को अपने किसके पास लेके जाते हैं, नाई के पास लेके जाते हैं। अब देखो, छोटा छोटा बच्चा है, बिल्कुल पहली बार वो क्या है, बाल कटाने के लिए उसके पास किसके पास लेके गए, नाई के पास लेके गए हैं। तो नाई के पास उसको बाल कटाने के लिए जब बिठाया तो बच्चा क्या हो गया, नीला पड़ गया। कैसा पड़ गया, नीला पड़ गया। तो देखो, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किससे होता है, नाई से। आपको याद रखना है, किससे, नाई से याद रखना है, नाइट्रेट्स। नाई से क्या रखना है, नाइट्रेट्स। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसकी उपस्थिति में होता है, नाइट्रेट्स की उपस्थिति में। तो यानी कि व्यक्ति में क्या होता है, नाइट्रेट्स की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। नाइट्रेट्स की क्या हो जाएगी, अधिकता, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी। और कमी किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से। और इसमें जो बच्चा कैसा हो जाएगा, बच्चे का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बच्चे का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब देखो, यदि अपने भोजन में या फिर जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, यदि भोजन के अंदर या फिर जल के अंदर किसकी मात्रा,
नाइट्रेट की मात्रा यदि भोजन के अंदर या जल के अंदर अधिक हो जाती है तो ये किसके लिए हानिकारक है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और खासकर ये बच्चों में क्या होता है? जानलेवा होता है। बच्चों में क्या होता है? जानलेवा होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और जो ये नाइट्रेट है जो ब्लड के अंदर जाएगा तो ये क्या क्रिया कर लाएगा। क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? क्रिया करने के बाद मेथेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? मेथेमोग्लोबिन। मेथेमोग्लोबिन बना देता है किसके अंदर? हमारी रक्त के अंदर या बॉडी के अंदर। और ऑक्सीजन को बॉडी में जाने से क्या करता है? रोकता है। तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और नाइट्रेट की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। और इसी के कारण इसका अन्य नाम भी दे रखा है। क्या नाम है? ग्लोबिनीमिया। इसी को क्या बोलते हैं? मेथेनोग्लोबिनीमिया। और इसमें क्या होता है? श्वसन के समय और रुधिर संचार तंत्र में क्या होती है? क्षति होती है। और नवजात शिशु की जो त्वचा होती है वो कैसी पड़ जाती है? नीली। त्वचा का कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद में रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो देखो मिनी माता, तो माता है इसमें, तो माता जी का क्या होता है? यदि आपको माता जी बोल रहे हैं ये काम कर ले, तो आप काम नहीं कर रहे, सारा दिन क्या चला रहे हो? फोन चला रहे हो, तो माता जी का क्या हाई हो जाएगा? माता जी का पारा हाई हो जाएगा। क्या हाई हो जाएगा? पारा हाई हो जाएगा। तो इसका रोग कारण कौन है? पारा। तो माता जी का क्या हाई होता है? पारा हाई हो जाता है। और पारे को हम किससे लिखते हैं? Hg से लिखते हैं। और पारा किसमें भरा होता है? आपने डॉक्टर के पास देखा होगा थर्मामीटर रहता है। थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है या जो ठोस भरा रहता है वो क्या? आपका पारा। तो पारा के बारे में एक अपवाद है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या अपवाद है? पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्यों लिखा रहा हूं मैं? क्योंकि पारा क्या है? आपकी ठोस है। पारा क्या? आपकी ठोस है। पारा एकमात्र ऐसा ठोस है जो किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो पारा क्या? आपकी ठोस धातु है। तो पारे के बारे में ये बात आपको याद रखनी है कि जो पारा क्या? आपकी एकमात्र ठोस धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखो जो पारा है, पारे का जब फैलाव होगा तो जैसे मान लो कि जल के अंदर, जैसे मान लो कि ये जल है, ठीक है। अब जल के अंदर पारे का यदि फैलाव हो जाएगा, जल के अंदर पारे का फैलाव हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा? जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिनीमाता डिजास्टर। क्या बोलते हैं? मिनीमाता डिजास्टर। अब जो जैसे तेल के जो टैंकर होते हैं, तेल के टैंकर में रिसाव से क्या होता है? जल सतह पर फैले तेल को ऑयल सिल्क कहते हैं। तेल टैंकर के अंदर क्या होता है? तेल टैंकर के अंदर जब रिसाव होता है तो जल की सतह पर फैले हुए तेल को अपने क्या बोलते हैं? ऑयल सिल्क बोलते हैं। और इसी से क्या होते हैं? जीव मर जाते हैं। इसी से क्या होते हैं? आपके जीव मर जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किससे? डाइटम से। किससे किया जाता है? डाइटम से। अब इसके बारे में अपने जान लेते हैं। डाइटम क्या होते हैं आपके? डाइटम आपके सूक्ष्म शैवाल होते हैं। सूक्ष्म शैवालों का समूह होता है। सूक्ष्म शैवालों का समूह। सूक्ष्म शैवालों का क्या है? ये आपका समूह यानी कि झुंड, ठीक है। अब ये जो शैवाल हैं ये किसके अंदर पाए जाएंगे? शैवाल है ये आपके समुद्र के पानी के अंदर या ताजे पानी के अंदर आपके जो शैवाल हैं ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा समुद्र के पानी के अंदर या ताजे पानी के अंदर काई जम जाती है ना,
तो काई जम जाती है, उसमें क्या पनप जाती हैं, शैवाल पनप जाते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर आपके अंदर उसके अंदर एक कोशिका शैवाल होते हैं, जो डाइटम है वो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो डाइटम पैदा हो जाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति क्या है कि इसके अंदर डूब के मरेगा, तो उसकी बॉडी को हम किसके पास लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे बॉडी को। जब अपने बॉडी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर जो आपके डाइटम है उनकी उपस्थिति मिलेगी। बॉडी के अंदर किसकी उपस्थिति मिलेगी, डाइटम की उपस्थिति मिलेगी। तो डाइटम की उपस्थिति से हमें क्या पता लगेगा, हमें यह पता लगेगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु किससे हुई है, इस व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है। डूबने से हुई है, तभी उसके बॉडी के अंदर कौन पहुंच गए, डाइटम पहुंच गए। तो डाइटम क्या होता है, सूक्ष्म शैवालों का समूह। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, हमें यह बताना है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि यहाँ पे आ जाता ना कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका आंसर अलग होता, और कौन सा कथन सत्य है तब आपका आंसर अलग है। अब यदि आपसे पूछता कि सत्य कथन है, तो कौन कौन सा सत्य है, देखो। अब देखो जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन से क्या होता है, यह खून में थक्के नहीं जमने देता। तो ये सही बात है। एस्प्रिन है वो क्या है कि खून के अंदर थक्के को जमने नहीं देता। उसके अलावा देखो एस्प्रिन है वो क्या है, तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवा है। तो यह न्यूरोलॉजिकली क्या है, सक्रिय दवा है। तो यह भी आपका सत्य है। उसके अलावा देखो एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। तो नहीं, ये दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता, और यह दर्द से राहत में प्रभावी है। तो ये भी बातें सत्य है। तो यदि आपको सत्य पूछा है, तो सत्य कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ए, उसके अलावा ब, और उसके अलावा द। ये तीनों के तीनों क्या सत्य हैं। और यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लेता कि कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, ये आपका स ऑप्शन सत्य नहीं है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो जो एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एस्प्रिन की। एस्प्रिन के अंदर क्या पाया जाता है, एस्प्रिन के अंदर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिड को अपने क्या बोलते हैं, अम्ल। तो एस्प्रिन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैलिसिलेट औषधि भी बोलते हैं। अब एस्प्रिन को अपने डिस्प्रिन के अलावा एकोस्प्रिन के नाम से भी जाने जाते हैं। एस्प्रिन को अपने क्या क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन भी बोल देते हैं, एकोस्प्रिन भी बोल देते हैं। इन नामों से भी किसको जाना जाता है, एस्प्रिन को जाना जाता है। अब देखो एस्प्रिन का उपयोग कहां पे करते हैं, डिस्प्रिन का अपने उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग अपने हल्के दर्द में, किसमें, हल्के दर्द के अंदर, हल्के दर्द के अंदर इसको उपयोग में कर लेते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ज्वर को कम करना। क्या होता है, ज्वर को कम करना। और ये कैसी दवा है, ये शोथ निरोधी दवा है। और इससे क्या होता है, इससे आपका जो खून होता है, खून क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। खून क्या होता है, पतला होता है, जिसके कारण थक्के जमने नहीं देता। जिसके कारण क्या है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे आपका ब्लड है, ब्लड पतला हो जाएगा तो थक्का कैसे जमेगा, थक्का नहीं जमेगा ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है एस्प्रिन के बारे में। यदि आपको सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कौन कौन से हैं, ए, ब और द। यदि आपसे पूछता कौन से सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है वो कौन सा, आपका स। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर हैं। तो हमें सल्फा दवाइयों का बताना है। तो ये जो सल्फा दवाइयां हैं ये किसके लिए काम आती हैं, जीवाणुओं को मारने के लिए काम में आती हैं। अब देखो जो सल्फा ड्रग्स है ये मनुष्य में किसके काम आती हैं, जीवाणु का जो संक्रमण होता है उसके उपचार को रोकथाम करने के लिए। जैसे मनुष्य है और मनुष्य में जीवाणुओं से बीमारी हो जाती है। अब जैसे मनुष्य के अंदर जीवाणु एंटर कर गए, अब जीवाणुओं को मारना तो पड़ेगा ना। यदि स्वस्थ होना है तो जीवाणुओं को खत्म करना पड़ेगा।
तो जीवाणुओं को खत्म करने के लिए जो सल्फा दवाइयां हैं इनका उपयोग किया जाता है। और किसको मारने के लिए कारगर होती है ये? जीवाणुओं से, जीवाणुओं को बचाने के लिए। अब किसका अपनी आजकल क्या है कि जीवाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? एंटीबायोटिक दवाइयों का कम किया जाता है। एंटीबायोटिक, कौन सी दवाइयों का? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता के कारण अब इसका उपयोग है जो कम हो गया है। किसका उपयोग? सल्फा दवाइयों का उपयोग कम हो गया, क्योंकि एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। और जो सल्फोनोमाइड्स होते हैं इनका भी अभी भी उपयोग किया जाता है कई कई जगह। तो ये क्या करते हैं? ये मूत्रपथ के अंदर क्या कर देते हैं? संक्रमण कर देते हैं। मूत्रपथ के अंदर संक्रमण जो होता है उसके इलाज के लिए मूत्रपथ में संक्रमण या फिर मूत्रपथ के अंदर क्या हो? जलन हो, तो उसका इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसका इलाज करने के लिए सल्फा ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। और सल्फा ड्रग्स का उपयोग मलेरिया के उपचार में भी किया जाता है। कुछ रूपों में मलेरिया के उपचार में भी किया जाता है। किसका उपयोग? सल्फा ड्रग्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता? तो हमारा क्या है कि हमें बताना है कि एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स है, इसको हम कौन से रोग को हम ठीक नहीं कर पाते? तो ये आपका जो रोग है वो आपका मीजल्स, और मीजल्स को हम क्या बोलते हैं? मीजल्स को हम बोलते हैं खसरा। और ये किससे फैलता है? ये फैलता है विषाणु से। किससे फैलता है? विषाणु से। और मलेरिया भी मलेरिया नहीं, डेंगू भी है, किससे फैलता है? विषाणु से। कौन से विषाणु से? फ्लैपी वायरस से। और डेंगू का वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। और कौन सा मच्छर का नाम क्या है? एडिस एजिप्टाई। और जो मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। और मलेरिया का भी वाहक कौन है? मच्छर। और मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये बातें आपको याद में रखनी है। और जो मीजल्स है इसी को अपने क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। अब जो वायरस से होने वाले रोग हैं उसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। किससे? वायरस से होने वाले रोग। किससे? वायरस। तो वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखो, रचना। रचना हमें पानी दो, हमें पानी दो जरा। रचना को क्या बोला? रचना हमें जरा पानी दो, या पानी दो जरा। तो रचना आगे से क्या बोलती है? रचना बोलती है ये लो विष पी। तो क्या पी? विष पी। विष से क्या बन गया आपका? विष से बन गया विषाणु। तो विषाणु से होने वाले रोग हैं वो सभी के सभी नाम आपके इसमें आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले रे से क्या आ गया आपका? रेबीज। क्या आ गया? रेबीज। रेबीज किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से। कै से क्या आ गया आपका? चिकन पॉक्स। कै से क्या आ गया आपका? चिकन पॉक्स। क्या आ गया आपका? चिकन पॉक्स। और हमें को आपने कैसे लिख देना है? हमें को आप ऐसे लिखो HME। तो H से क्या हो गया आपका? H से हो गया आपका हेपेटाइटिस। क्या हो गया? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं? लीवर के अंदर सूजन। M से क्या हो गया आपका? मीजल्स। मीजल्स, मीजल्स माने क्या हो गया? खसरा। तो देखो यही आपको बताना था कि कौन सा एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जाता। तो कौन सा है वो? आपका मीजल्स। ई से क्या हो गया आपका? इबोला। ई से क्या हो गया? इबोला। और 2 से क्या हो गया आपका? डेंगू। 2 से क्या हो गया आपका? डेंगू। ठीक है, तो ये रोग के नाम आप याद रख लेना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वही बात आ गई, खसरा की बीमारी होती है। तो खसरा किससे फैलता है? अभी मैंने आपको बताया है खसरा किससे फैलता है। खसरा जो आपका है वो फैलता है किससे? वायरस से। याद रखना, खसरा किससे फैलता है? वायरस से। कहाँ है वायरस? ये वाला ए ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो हमें क्या बताना है? जो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है औषधि, इसका नाम बताना है।
तो ये क्या आपकी, ये है क्लोरोएम्फेनिकोल। क्या है? क्लोरोएम्फेनिकोल। अब देखो हम जान लेते हैं कुछ प्रमुख औषधियों के प्रकार। क्या है? कुछ प्रमुख औषधियों के प्रकार। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एंटीसेप्टिक के बारे में। किसके बारे में? एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक ये क्या है कि आपकी एंटीसेप्टिक जो औषधियां हैं ये कैसे रसायन है? ये ऐसे रसायन है जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों पर अपने इनको अप्लाई करते हैं और उनको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नष्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई भी प्रभावित हिस्सा है, तो प्रभावित हिस्से पर अपने एंटीसेप्टिक क्रीम किसी को भी अपने यूज करेंगे, तो उस प्रभावित हिस्से पर लगाने के बाद ये क्या करेंगे, उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्या होगा, ये इसके बारे में लिख देता हूं। ये क्या कर देते हैं, ये सूक्ष्म जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से लगाने पर, सूक्ष्म जीवों पर प्रत्यक्ष रूप में लगाने पर उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लगाने पर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ऐसी औषधियों को क्या बोलते हैं? ऐसी औषधियों को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। उदाहरण के लिए यदि आपको लिखना है तो उदाहरण के लिए लिख लो आयोडीन, इसके अलावा देखो डिटोल तो आपने यूज किया होगा, डिटोल हो गया, आयोडीन हो गया। इसके अलावा आप सेवलोन भी यूज कर सकते हो, सेवलोन। ये सभी के सभी आपकी कैसी हैं, ये सभी की सभी हैं आपकी एंटीसेप्टिक। तो अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया 1 नंबर। अब आप बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरा है आपका ज्वरनाशी। ज्वरनाशी को अपने क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने ज्वरनाशी। क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी। अब देखो ये जो एंटीपायरेटिक्स है इनका उपयोग किसमें करते हैं? इनका उपयोग अपने शरीर दर्द में, या फिर यदि बुखार होता है तो बुखार को उतारने में। बुखार में हम किनका उपयोग करते हैं? ज्वरनाशी दवाइयों का। उदाहरण के रूप में आपको लिखना है तो उदाहरण के लिए आपका क्या आ गया, उदाहरण के लिए आपका क्या, एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया और पायरोमिडीन हो गया। क्या है? एक लिखा देता हूं मैं आपको, पैरासीटामोल। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा आपका एस्प्रिन हो गया और पायरोमिडीन हो गया। यदि आप उतार रहे हो तो आप लिख लो पायरोमिडीन और एस्प्रिन, क्रोसिन, ये सब के सब किस में यूज किए जाते हैं? ज्वरनाशी में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 3rd नंबर की। तो 3rd नंबर पे आपका आ गया पीड़ाहारी। इनको अपने क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक या फिर बोल सकते हैं पीड़ाहारी। देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है? पीड़ाहारी। एनाल्जेनिक से तो नहीं पता लग गया आपको, पीड़ाहारी जब नाम लिया तो पीड़ाहारी से आपको पता लग गया। तो ये किससे, कौन सी औषधियां हैं? दर्द निवारक औषधियां हैं। कौन सी? दर्द निवारक औषधियां हैं। इनको अपने क्या बोल सकते हैं? इनको अपने बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। और उदाहरण के लिए देखो आइबोप्रोफेन हो गया, उदाहरण लिख देता हूं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? आइबोप्रोफेन और पैरासीटामोल भी यूज कर ली जाती है। ये सब की सब, ये दोनों की दोनों आपकी कैसी हैं? ये पीड़ाहारी हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्जाइमर रोग के बारे में। एल्जाइमर रोग के बारे में हमें बताना है। तो एल्जाइमर रोग है, इसमें आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें आपका जो अंग प्रभावित होता है वो है आपका मस्तिष्क।
एल्जाइमर रोग के अंदर जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा है? आपका मस्तिष्क। अब देखो इसमें क्या होता है, एल्जाइमर रोग के अंदर क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। व्यक्ति की क्या होती है? याददाश्त कमजोर। याददाश्त कमजोर होगी तो व्यक्ति क्या है कि चीजों को क्या करने लगता है, चीजों को भूलने लग जाता है। तो इसी को अपने क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं भूलने का रोग। क्या बोलते हैं? भूलने का रोग। भूलने का रोग किसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एल्जाइमर रोग के नाम से जाना जाता है। और ये किस पे अपना प्रभाव छोड़ता है? ये छोड़ता है आपका मस्तिष्क पे आपका प्रभाव छोड़ता है। और ये सामान्यतः किसमें 60 से जो प्लस की उम्र के होते हैं उसमें ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे बुजुर्ग होता जाता है वैसे वैसे क्या है कि व्यक्ति की भूलने की आदत हो जाती है, तो वो कौन से रोग से ग्रसित होने लगता है? जो ज्यादा ही बोलता है तो वो आपका कौन सा रोग हो जाएगा? एल्जाइमर रोग। एक आपका होता है अल्सर। अल्सर भी इसके जैसा ही अल्सर है, उसका नाम भी इससे रिलेटेड है। तो अल्सर के बारे में आपको बताता हूं। अल्सर क्या होता है? देखो एक होता है आपका अल्सर रोग। अल्सर रोग में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये मैं आपका बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ये आपका मैंने बना दिया, क्या बना दिया? पेट बना दिया। अब पेट के अंदर आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट के अंदर आपका अम्ल पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या काम करता है? माहौल बनाने का काम करता है। जैसे आप खाना खाओगे, आप क्या करोगे? खाना खाओगे तो खाने के पाचन के लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैठा है अंदर। अब देखो पेट के अंदर आपकी क्या होती है, पेट के अंदर आपकी जो जठर ग्रंथियां होती है, कौन सी ग्रंथियां होती है? पेट के अंदर आपकी ये जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां। अब ये जो जठर ग्रंथियां है ये किसका स्त्रावन करती है? ये स्त्रावन करती है जठर रस का। किसका? जठर रस का स्त्रावन करती है। अब जब ये जठर रस का स्त्रावन करती है तो जब आप खाना खाना भूल जाओगे, जैसे काफी टाइम तक आपने खाना नहीं खाया, आप पढ़ाई में इतने मगन हो गए, आप साइंस की क्लास लेने में इतने मगन हो गए कि आप खाना खाना भूल गए, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? आप अपनी सोना बाबू से बातें करने में इतना बिजी हो गए कि आप खाना खाने भूल गए। तो खाना खाना भूल जाओगे तो ये HCl ने तो अपना काम करना है ना? HCl ने अपना काम करना है, तो ये क्या करेगा? अपनी जठर ग्रंथियां हैं वो जठर रस स्रावित करेंगी। तो जठर रस स्रावित करने से क्या होगा? आपके पेट के अंदर क्या हो जाएंगे? आपके पेट के अंदर ये क्या कर देंगे? ये आपके पेट के अंदर छाले कर देंगी। क्या कर देंगी? छाले कर देंगी। और ये इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को अपने बोलते हैं अल्सर रोग। अल्सर रोग में क्या हो जाता है? पेट में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। तो अल्सर और अल्जाइमर इनको मिक्स मत कर देना, अलग अलग रखना। पेट में जब छाले होते हैं, भोजन न करने से, टाइम पे या वक्त में भोजन न करने पर पेट में जो छाले होते हैं उसको बोलते हैं अपने अल्सर रोग। और अल्जाइमर किसको बोलते हैं? भूलने के रोग को, याददाश्त कमजोर हो जाती है उसको अपने बोलते हैं अल्जाइमर रोग। अब देखो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो निम्न में से व्यक्ति में क्या होगा? निम्न में से व्यक्ति में क्या होता है? व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है? मानसिक जड़ता हो जाती है। क्या हो जाती है व्यक्ति के अंदर? मानसिक जड़ता। अब देखो ये कैसा होता है रोग? ये होता है वंशानुगत रोग। जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग है ये कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं? ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है जैसे आपके दादा से किस में आया? आपके पापा में, फिर आपके पापा से किस में आएगा? आप में, फिर आपसे आगे किस में ट्रांसफर होगा? आपके बच्चों में। तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? उदाहरण के लिए एक तो आपका ये होगा अनुवांशिक रोग फेनिलकीटोन्यूरिया। इसमें क्या होती है? मानसिक जड़ता। तो मानसिक जड़ता का मतलब क्या है? बच्चे की जो दिमागी हालत है वो उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाता पूरा अच्छे से। उसकी दिमाग है, दिमाग में क्या रहती है? परेशानी रहती है, और वो उसकी सोचने क्षमता और इन सभी बातों में क्या होती है? कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा अनुवांशिक रोग हो गया आपके हीमोफीलिया, पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये सभी के आपके
ये सभी के सभी हैं अनुवांशिक रोग। अब देखो जो हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का जमता नहीं है। और जो ये हीमोफीलिया रोग है ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर देखा गया। किसमें देखा गया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंदर। इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, इसी रोग को अपने बोलते हैं शाही रोग। महारानी में हुआ तो महारानी से ही इसका नाम क्या पड़ गया, शाही रोग। अब जो पटाऊ सिंड्रोम है, सिंड्रोम किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे रोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम है, ये कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है, ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। इससे होता है 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। हमारे मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। और यदि जोड़ी में पूछूं तो कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। अब जो इसमें 13वीं जोड़ी होती है उसमें एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र रहते हैं, 3 गुणसूत्र रहते हैं। तो 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, ट्रायोसोमी हो जाती है। तो याद रखने के लिए आपको कैसे याद करना है, याद करने के लिए आप याद रखते हो पटाऊं से क्या है, तेरे को पटाऊं। किसको पटाऊं, तेरे को। तेरे से मतलब क्या होगा, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। उसके बाद आया आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन को अपने ऐसे लिखते हैं। अब ये किससे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, 2 और 1 21 जैसा दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। और ये दोनों रोग है आपको याद रखने हैं। ये आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में दोनों के दोनों पूछे हुए हैं। स्टार लगा लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे, इसलिए मैंने दोबारा अलग से क्वेश्चन मैंने लिया और आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो फंगस रोग, कौन से फंगस ब्लैक फंगस का कारण है। तो फंगस से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, गंजा, दमाद, खाए, फ्रूट। तो देखो जब कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम में क्या आया था, फंगस भी आया था। कोरोना वायरस आया था उस टाइम क्या आया था, फंगस भी आया था। तो फंगस है, कभी तो ब्लैक फंगस, कभी हम बोल रहे थे कि ब्लैक फंगस आ गया, कभी रेड फंगस आ गया, कभी ब्लू फंगस आ गया। फंगस हो गया क्या, कलर हो गए। ये क्या है कि होली का त्योहार हो गया या फंगस हो गया, रंग बदल बदल के आ रहा है ना। कभी रेड फंगस, कभी ब्लैक फंगस, कभी वाइट फंगस। तो इसने क्या कर दिया, भारत वालों को अपना क्या समझ लिया, माइका ही समझ लिया। भारत वालों को क्या समझ लिया, अपना माइका समझ लिया। अब देखो फंगस को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, ये ट्रिक है आपका गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। अब देखो माइका समझ लिया तो माइके से हमारा क्या बन गया, फंगस हमारा क्या बन गया, दामाद बन गया। तो गंजा से क्या आ गया आपका, गंजापन। गंजा से क्या रखना है, गंजापन। दै से क्या हो गया आपका, दमा। और दै से क्या हो गया आपका, दाद। खाए से क्या हो गया आपकी, खुजली। दमा, दाद, खुजली, गंजापन और एथलीट फुट, ये सभी के सभी किससे होते हैं, ये सभी के सभी फंगस से होते हैं। अब जो ब्लैक फंगस है इसके रोग का क्या कारण है, इसके रोग का कारण है म्यूकरमाइकोसिस। क्या नाम है, म्यूकरमायोसिस। पूरा लिख लेना, म्यूकरमायोसिस, मायोसिस। तो फंगस, कौन से फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, तो ये है आपके म्यूकरमायोसिस। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास में आपके आरएस के एग्जाम में जितने भी मानव रोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो के अंदर। और यदि कोई भी आपका फ्रेंड है या आपका साथी है या आपका क्लासमेट है आरएस का प्री के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये क्लास को जरूर शेयर करना, ताकि उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ना रह जाएं। आप तैयारी तो कर ही रहे हो अच्छे से, पर आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने वाली ये क्लास है कि आपकी तैयारी है। आप इसमें अपनी तैयारी को जांच भी सकते हो, और यदि आपको नहीं आता तो आपको सीखने को ही मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि जो रियलिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो रियलिटी में
बिल्कुल ध्यान लगा कर पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्लास जरूर पहुंचे। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि किसी की हेल्प करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, और यदि आप शेयर करोगे तो इससे हमारा भी मोटिवेशन, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके हिसाब से जो भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके हिसाब से उसी टॉपिक पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।